Column chromatography is a separation technique in which components of mixture is separated by using a glass column which is packed with stationary phase and the liquid mobile phase flowing continuously through the column. स्टेशनरी फेज जो हमने कॉलम में फिल किया है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। जब सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाए तो उसे हम कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं और जब लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज़ किया जाए तो उसे हम कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बट कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। कॉलम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया जाता। तो ये तो हो गई स्टेशनरी फेज की वजह से टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात। बट डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द मोबाइल फेज ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब कॉलम में लिक्विड मोबाइल फेज का फ्लो डाउन द कॉलम ग्रेविटी की वजह से होता है तो इसे हम ग्रेविटी कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पर जब मोबाइल फेज का फ्लो डाउन द कॉलम एयर प्रेशर की वजह से होता है तो इसे हम फ्लैश क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी को ही अब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? This technique is based on the principle of the differential adsorption, जिसमें मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स की अलग अलग एफिनिटी होती है एडजॉर्बेंट के लिए जो स्टेशनरी फेज के फॉर्म में कॉलम में प्रेजेंट होता है। जिन मॉलिक्यूल्स की एफिनिटी ज़्यादा होती है वो एडजॉर्ब हो जाते हैं स्टेशनरी फेज पर फॉर द लॉन्गर टाइम। हाउएवर द मॉलिक्यूल्स विद द लोअर एफिनिटी मूव विद अ फास्टर मूवमेंट और इसी वजह से मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन पॉसिबल हो पाता है इन द डिफरेंट फ्रैक्शन। अगर इस फिगर की हेल्प से समझें तो ये हमारा कॉलम है जिसमें हमने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को यहाँ पर अप्लाई किया है। इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। सेपरेशन स्टार्ट होने पर हमें दो कंपोनेंट दिख रहे हैं जिसमें से जो ब्लू कंपोनेंट है उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज से ज़्यादा है और ये लंबे टाइम तक स्टेशनरी फेज पर एडजॉर्ब हो रहा है। इसके कंपैरिजन में जो रेड सैंपल है उसका स्टेशनरी फेज से एडजॉर्प्शन कम है और इसी वजह से वो फास्टर मूवमेंट को शो कर रहा है और इसी वजह से हमें दो सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स कॉलम में डिफरेंट फ्रैक्शंस के रूप में अवेलेबल हो रहे हैं। स्टेशनरी फेज में मोस्टली हम सिलिका या एल्यूमिना का यूज़ करते हैं। सिलिका में हम सिलिका जेल 60 या फिर सिलिका जेल 230 to 400 का यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्पल है सिलिका जेल 60 और सिलिका जेल 230 to 400। ये नंबर 60 और जो 230 400 ये जो नंबर हैं ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैश ऑफ द सीव यूज टू साइज द सिलिका। स्मॉलर पार्टिकल्स फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाते हैं और लार्जर पार्टिकल्स ग्रेविटी क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सिलिका जेल 60 फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के लिए यूज़ होगा जबकि सिलिका जेल 230 to 400 ग्रेविटी क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होगा। And here this is also important that the type of the interaction between the stationary phase, that is adsorbent, and the solute is reversible in nature. The rate of movement of a component is given as follows. The rate of movement is equal to the rate of the movement of component डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ द मोबाइल फेज। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं R is equal to the distance moved by the solute upon the distance moved by the solvent.
And when a liquid mobile phase is used, the equation can be written as R is equal to AM upon AM plus alpha AS, where alpha is the partition coefficient, और partition coefficient को हम represent कर सकते हैं concentration in the stationary phase upon concentration in the mobile phase. AM is the average cross section of the mobile phase and AS is the average cross section of the stationary phase. So we can determine the rate of movement of components in the column chromatography by using this formula. Now, what are the practical requirements? The stationary phase, the mobile phase, column characteristics, preparation of the column, introduction of the sample, development technique, that is the elution process, detection of components and the recovery of the components. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी. सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेशनरी फेज की. एड्जॉर्बेंट जो स्टेशनरी फेज की तरह यूज हो रहा है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. एंड व्हाट आर द आइडियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द एड्जॉर्बेंट? फर्स्ट इज इट शुड प्रोड्यूस ओनली एड्जॉर्प्शन ऑफ द एनालाइट ओवर इट. सिर्फ एनालाइट का ही एड्जॉर्प्शन प्रोड्यूस होना चाहिए. The particle should have uniform size distribution and have spherical shape. और जो particle size हो वो 60 to 200 micron का होना चाहिए. It should have a high mechanical stability. It should be inert and should not react with the solute or other components. Insoluble in the solvents or the mobile phase which are used for the separation. And it should be colorless to facilitate the observations of the zones and the recovery of the components. So these are the examples of different adsorbents, that is the weak, medium and the strong, along with the solvents which are used for the separation of the weak separation of the components by using the weak, medium and the strong adsorbents. These are the solvents. Now the selection of the stationary phase. हम stationary phase को select कर सकते हैं depending upon the removal of the impurities, number of the components to be separated, affinity of the different affinities between the components, length of the column used and the quantity of the adsorbent used. अगर हमने मेजर कंपोनेंट्स में प्रेजेंट इम्प्यूरिटी की क्वांटिटी ऐसी ली है जिसमें जो इम्प्यूरिटीज़ है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है और there is difference in the affinity of the impurity and the component to the stationary phase, इस केस में हम एक weak adsorbent को यूज कर सकते हैं for the separation purpose. Second is the number of components to be separated. Depending on the number of the components, अगर हमारे पास बहुत थोड़े components हैं separate करने के लिए, separation करने के लिए, तो भी हम वीक एड्सॉर्बेंट को यूज़ कर सकते हैं. बट अगर ज़्यादा कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट को यूज़ करना पड़ेगा. द थर्ड इज़ द एफिनिटी डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स. अगर मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स में बहुत सिमिलर एफिनिटी है तो स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट का यूज़ करेंगे. बट अगर देयर इज़ मोर डिफरेंसेस इन द एफिनिटीज़ तो हम वीक एड्सॉर्बेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. The fourth is the length of the column used. अगर शॉर्ट कॉलम को यूज़ किया जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्बेंट का यूज़ करेंगे. बट अगर लॉन्ग कॉलम का यूज़ हो रहा है तो हम वीक एड्सॉर्बेंट को भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ द एड्सॉर्बेंट यूज. एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट का रेशियो 1:20 या 1:30 होना चाहिए फॉर गुड सेपरेशन. एड्सॉर्बेट क्या होता है? एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस में जिस सब्सटेंस का एड्सॉर्प्शन होता है, लाइक
मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स उसे एडजॉर्बेट कहते हैं, एंड जिस पर एडजॉर्प्शन होता है उसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, लाइक सिलिका जेल। मोबाइल फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये ही हमें सैंपल को कॉलम में इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही साथ ये ही वो डेवलपिंग एजेंट है जो जोन्स ऑफ सेपरेशन बनाने में हेल्प करता है, एंड इट एक्ट्स एज इलुएंट बिकॉज इट रिमूव प्योर कंपोनेंट्स आउट ऑफ द कॉलम। एडजॉर्बेंट के साथ जो सॉल्वेंट हमने अभी टेबल में देखे थे उन्हें पोलैरिटी के बेसिस पर आइदर प्योर फॉर्म में या मिक्सचर में हम सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कॉलम कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कॉलम मोस्टली बेस्ट क्वालिटी का न्यूट्रल ग्लास होता है दैट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द सॉल्वेंट्स, एसिड्स और एनी टाइप ऑफ एल्कलीज। हम ऑर्डिनरी ब्यूरेट को भी यूज कर सकते हैं फॉर द सेपरेशन पर्पस। कॉलम के लिए लेंथ एंड डायमीटर का रेशियो 10:15:1 होता है, बट फॉर मोर इफिशियंसी लेंथ एंड डायमीटर रेशियो इज 100:1। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट साइजेस ऑफ द कॉलम यूज्ड के। मल्टी कंपोनेंट सिस्टम्स के सेपरेशन के लिए हम लॉन्ग कॉलम, कंपोनेंट्स विथ सिमिलर एफिनिटी फॉर एडजॉर्बेंट के लिए लॉन्ग कॉलम और कंपोनेंट्स विथ डिफरेंट एफिनिटीज फॉर एडजॉर्बेंट के लिए शॉर्ट कॉलम का यूज करते हैं, जैसा कि अभी फिगर में हमने डिफरेंट शेप और साइज के कॉलम को देखा। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ द कॉलम। कॉलम को प्रिपेयर करने के लिए सुटेबल स्टेशनरी फेज को ग्लास ट्यूब में फिल किया जाता है। पैकिंग करने से पहले कॉलम के बॉटम में ग्लास वूल या कॉटन वूल या एस्बेस्टस को प्लेस किया जाता है, एंड पैकिंग के बाद पेपर डिस्क ऑन द टॉप को प्लेस किया जाता है सो दैट द स्टेशनरी लेयर इज नॉट डिस्टर्ब्ड और द इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल और द मोबाइल फेज इज ऑल्सो कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड। कॉलम को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। द फर्स्ट इज द ड्राई पैकिंग एंड द सेकेंड इज द वेट पैकिंग। ड्राई पैकिंग में हम एडजॉर्बेंट के फाइन ड्राई पाउडर को कॉलम में डायरेक्टली पोर करते हैं और फिर उसके ऊपर से सॉल्वेंट को अलाउ करते हैं कि वो कॉलम में फ्लो कर सके। बट डिसएडवांटेज ये है कि इस मेथड में एयर बबल्स को इंट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि कॉलम की पैकिंग यूनिफॉर्म नहीं हो पाती और कभी कभी एडजॉर्बेंट में क्रैक्स भी आ जाते हैं। इसलिए हम वेट पैकिंग को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ड्राई पैकिंग के लिए हमने ये कॉलम लिया है और कॉलम में डायरेक्टली सिलिका जेल के पाउडर को फिल किया है। कुछ इस तरीके से कॉलम दिख रहा है जिसमें नीचे की तरफ सिलिका जेल फिल हुआ है। तो ड्राई पैकिंग में हम डायरेक्टली सिलिका के पाउडर को कॉलम में फिल करते हैं और उसके बाद सॉल्वेंट को अप्लाई करते हैं। वेट पैकिंग में पहले एडजॉर्बेंट की स्लरी बनाई जाती है बाय द हेल्प ऑफ द मोबाइल फेज, देन इस स्लरी को कॉलम में पोर किया जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वेट पैकिंग को, जिसमें हमने सबसे पहले सिलिका जेल की स्लरी बनाई है बाय यूजिंग द मोबाइल फेज और फिर इसको कॉलम में पोर किया है। कुछ इस तरीके कॉलम पोर होने के बाद हमें दिखाई पड़ता है और देन इस कॉलम को हम यूज़ करते हैं स्टैंड में फिक्स करके फॉर द सेपरेशन। In wet packing, the stationary phase settles uniformly and no crack is present in the column. So, wet packing is mostly used. Technique for the packing of the column. But before using column, it should be washed properly and dried. Now the introduction of the sample.
सैंपल को मिनिमम क्वांटिटी के मोबाइल फेज में या मिनिमम पोलैरिटी के सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है और फिर इंटायर सैंपल को कॉलम में एट वंस इंट्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द टॉप, and from this zone individual sample can be separated by the process of elution. Next is the elution or the development technique. ये दो टाइप से की जा सकती है, either by the isocratic elution technique or by the gradient elution technique. Isocratic elution technique में हम same solvent composition का use करते हैं throughout the process of separation. For example, the use of chloroform alone or petroleum ether is to benzene in the ratio of 1:1 only throughout the separation. दूसरे टाइप के इल्यूशन को हम ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक कहते हैं और इसमें सॉल्वेंट्स ऑफ gradually increasing polarity or increasing illusion strength are used during the process of separation. For example, initially benzene, then chloroform, and then ethyl acetate, and then chloroform, which will help in the separation of the mixture of the components. इसके अलावा इल्यूशन टेक्निक्स के अलावा हम अदर टेक्निक्स का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस पर्पस, दैट इज़ द फ्रंटल एनालिसिस या डिस्प्लेसमेंट एनालिसिस को भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का इल्यूशन या डेवलपमेंट टेक्निक हमें देखने को मिलता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, जिसमें यहाँ पर हमने कॉलम लिया है और उसमें स्टेशनरी फेज को फिल कर दिया है, ऊपर से हमने लोड किया है सैंपल को, देन हमने पोर किया है मोबाइल फेज को सबसे टॉप से। इसके बाद मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन स्टार्ट हो गया है। जो स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन शो कर रहे हैं या स्ट्रॉन्गर एड्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं वो ऊपर ही रह गए हैं और जिनके वीकर इंट्रैक्शन है वो कॉलम में नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट रिजॉल्व्ड बैंड्स मिल रहे हैं और इन्हीं रिजॉल्व बैंड्स की वजह से हमें इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। पहले ग्रीन कलर के इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स और दूसरे ऑरेंज कलर के इल्यूटेड मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं। सो दिस इज द डेवलपमेंट टेक्निक इन द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। नाउ कमिंग टू द डिटेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स कलर्ड हैं तो हमें प्रोग्रेस ऑफ सेपरेशन सिंपली विजुअली दिख जाता है। अगर इस कॉलम का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमें ABC 3 कलर्ड सैंपल दिख रहे हैं, A, B एंड C। तो यहाँ पर 3 कलर्ड कंपोनेंट्स का सेपरेशन हुआ है। बट अगर कंपोनेंट्स कलरलेस हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, लाइक the adsorption of the light, that is using UV visible spectrophotometer। इस प्रॉपर्टी UV विजिबल एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम कंपोनेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, हम फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम फ्लोरेसेंस या फिर लाइट एमिशन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को मेज़र कर सकते हैं। हम फ्लेम आयोनाइजेशन फ्लेम डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी को मेज़र करके कंपोनेंट्स का सेपरेशन कर सकता है। इसके अलावा हम इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेइंग द रेसिड्यू को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के स्मॉल फ्रैक्शंस को इल्यूट करके उसको डिफरेंट लेवलिंग करके रख सकते हैं और बाद में फर्दर इसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से एनालाइज भी कर सकते हैं। So these are the different detection techniques of the components. Now the recovery of the components. रिकवरी करने के लिए सेपरेटेड बैंड्स को कट कर लिया जाता है। रिकवरी टेक्निक को इल्यूशन कहा जाता है। सेपरेटेड कंपोनेंट्स को इल्यूएट एंड सॉल्वेंट को इल्यूएंट कहा जाता है। हम डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ मोबाइल फेज को भी कलेक्ट करते हैं इन इक्वल और अनइक्वल सॉल्यूशन वॉल्यूम or depending on the time
एंड देन द रिकवर्ड फ्रैक्शंस आर डिटेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो अभी हमने डिटेक्शन में डिस्कस किए। सिमिलर फ्रैक्शन को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है और अगर लगता है कि इसमें अभी भी कई कंपोनेंट्स हैं तो फिर से दूसरा कॉलम लगाकर इसे सेपरेट किया जाता है। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी? कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं हम फॉर द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर्स ऑफ द कंपाउंड्स लाइक फॉर द सेपरेशन ऑफ द ग्लाइकोसाइड्स, एमिनो एसिड्स एंड द प्लांट एक्सट्रैक्ट। इसके साथ ही साथ कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द इम्प्यूरिटीज, आइसोलेशन ऑफ द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट और फ्रॉम द फॉर्मुलेशंस। इसके अलावा इसको मेटाबोलाइट्स और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स के आइसोलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर द आइसोलेशन ऑफ द 17 कीटो स्टेरॉइड्स फ्रॉम यूरिन और फॉर द आइसोलेशन ऑफ द कॉर्टिजोल। इसके अलावा एस्टिमेशन ऑफ द ड्रग्स इन द फॉर्मुलेशंस और द क्रूड एक्सट्रैक्ट्स के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेचनिन इन द सिरप ऑफ द फेरस फॉस्फेट विथ क्विनिन एंड स्ट्रेचनिन, या फिर सेपरेशन ऑफ द डाइस्टीरियोमर्स, या फिर सेपरेशन ऑफ द टॉटोमर्स एंड द रेसिमेट्स। इन सभी एप्लीकेशंस के लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन affect the column efficiency. The first and important factor is the dimension of the column. As we have discussed, for the better separation, sample and column packing में 1:20 का रेशियो होना चाहिए for the good separation. Particle size of the adsorbent. column efficiency को बढ़ाया जा सकता है by using smaller particles like 100 to 200 mesh of the adsorbent. नेचर ऑफ द सॉल्वेंट्स जिनकी विस्कोसिटी लो हो आर यूज्ड फॉर द हाई इफिशियंसी सेपरेशन, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। द नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम। हाई टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ इल्यूशन तो इंक्रीज हो जाता है बट एड्जॉर्बेंट पावर डिक्रीज हो जाती है। हैंस सेपरेशन के लिए रूम टेम्परेचर का ही यूज़ किया जाता है, हम टेम्परेचर को बढ़ाते नहीं हैं। The next factor is the pressure. कॉलम के टॉप पर हाई प्रेशर मेंटेन किया जाता है by placing a column of liquid on the top of the column. कॉलम के नीचे लो प्रेशर अप्लाई किया जाता है by using vacuum pump. Now coming to the advantages and limitations of the column chromatography. Advantages की बात करें तो any type of the mixture can be separated by using column chromatography. Any quantity of mixture can also be separated. Wider choices of mobile phases are also available. In preparative type, the sample can be separated and reused. This is also very important advantage. And automation is also possible with the column chromatography. But the disadvantage is that it is a time consuming method. More amount of solvents are required which may be expensive, and the automation makes the technique more complicated and costly.